हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग कल के सेशन के आगे का पार्ट को। तो कल हम लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हम नाउन को डिफ़ाइन किए और उसको नंबर को डिफ़ाइन किए, यानी कि नंबर को आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बनाया जाता है, और नाउन को हमने काइंड्स के रूप में डिफ़ाइन किया कि नाउन के कितने काइंड्स हैं। तो ये सेपरेट और सेपरेट वीडियो में दिया गया है। यदि जो भी बच्चे और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो को ना देखे हों और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिंक तक जा करके उसको देख लें दोस्तों। और अभी तक सेशन को यदि शेयर ना किए हों तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए जल्दी से और सब लोगों को जोड़िए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन ये होने वाला है। जेंडर ऑफ नाउन देखेंगे दोस्तों किस तरीके के आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ करके आता है जेंडर का। कल मैंने जैसे आपको नंबर से बताया कि किस तरीके से वहाँ से आपको टॉपिक स्टेट लेवल के एग्जाम में उठ करके आता है, और किस तरीके से नंबर का खेला आपको वर्ब अरेंज करने में किया जाता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल को, वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अभी तक आप लोग यदि ना देखे हों तो जा करके ज़रूर उसको देखें। आइए डिस्कस करते हैं आज हम जेंडर ऑफ नाउन। तो टॉपिक समझिए दोस्तों। तो जेंडर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने देखा कि जेंडर आपको 4 टाइप से मिलते हैं। पहला जो आपको दिया जाता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर होता है कि नहीं भाई? ठीक, जेंडर। दूसरा आपका फेमिनिन जेंडर। तीसरा आपका कॉमन जेंडर। चौथा आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ये आपके 4 टाइप के जेंडर माने जाते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। दैट इज योर 4 नंबर जेंडर इज योर न्यूट्रल जेंडर। ठीक, अब इनको डिफाइन कैसे किया जाए? मैस्कुलिन जेंडर क्या है? यानी कि जिससे हमको पुरुषवाचक, इसको कहते हैं भाई, यानी कि जिससे हमको पुरुषवाचक शब्द का भाव प्रकट हो, पुरुषवाचक शब्द का भाव प्रकट हो, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। अब पुरुषवाचक शब्द चाहे जिस किसी भी व्यक्ति का नाम हो, है कि नहीं? जैसे हम कहते हैं राम, श्याम, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, इसी तरीके से हम इसमें कह दें लैंड लॉर्ड, इसी में कह दें किंग। ये सब किस में आएगा भाई? आपको जेंडर यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में पूछा जाता है। फेमिनिन जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर आपका होता है स्त्री जाति का बोध होता है। इसका स्त्री वाचक शब्द या स्त्री जाति, ठीक है भाई, स्त्री जाति जहां से शब्द को उत्पत्ति हो, वही आपका क्या होता है? फेमिनिन जेंडर माना जाता है। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं ये पुल्लिंग, ये स्त्री लिंग कह सकते हैं। अब इसमें आपका जैसे कि क्या भाई, सीता, गीता, लैंड लेडी, किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। ये किस में आएगा? आपका फेमिनिन जेंडर में माना जाएगा। आइए कॉमन जेंडर की बात करें दोस्तों, तो कॉमन जेंडर आप क्या है? जो आप लोग कॉमन नाउन में पढ़े हैं वही आपका क्या होता है कॉमन जेंडर में। जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा, इसको कहते हैं उभयलिंग। क्या कहते हैं भाई? उभयलिंग। ये उभयलिंग। ठीक, अब इसमें क्या क्या आता है आपका? जैसे पूछ लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, टीचर पूछ लिया, यानी कि ये वाला इसको स्टार बना करके मार्क कर लीजिएगा। ये वाला बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, आपसे पूछ लिया एडवोकेट, एडवोकेट, इनका जेंडर पूछ लेता है, इनका जेंडर क्या है? अब इसी में आपका बेबी, पेरेंट,
क्या है जेंडर इनका, बता सकते हैं आप लोग? या फिर वर्कर, वर्कर का जरा जेंडर बताइए क्या है भाई वर्कर का, बोलिए। इसी में यदि हम जोड़ दें तो आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट का जेंडर क्या है? तो मैं बताया दोस्तों, इस टॉपिक जो जेंडर ऑफ नाउन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सेशन है वो कॉमन जेंडर पूछा जाता है। अब इसमें आपको दे देगा वर्कर का जेंडर क्या है, स्टूडेंट का जेंडर क्या है, पेरेंट का जेंडर क्या है, बेबी का जेंडर क्या है। तो आपको जानना चाहिए कि इसका जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर इज 4 टाइप्स जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ देम masculine gender, second of them feminine gender, third common gender, and last is given that neuter gender. Are you getting my point? तो ये आपके जेंडर हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जेंडर इन गिवन जेंडर, यानी कि 4 टाइप्स जेंडर में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जेंडर है वो आपका कॉमन जेंडर होता है। आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है भाई, चले। तो इन जेंडरों में आपने देख लिया। सर आप देखिए न्यूटर जेंडर की बात करते हैं, तो न्यूटर जेंडर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको छोटे छोटे जीव जंतु या फिर नॉन, पहले तो न्यूटर जेंडर में क्या होता है, निर्जीव, क्या होता है, निर्जीव, यानी कि जिससे हमको निर्जीव जाति का भाव प्रकट हो, जहाँ पर हमको नॉन लिविंग थिंग्स का जो है वहाँ पर लिंक भेद में बताना हो, तो हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। अब न्यूटर जेंडर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं भाई, जहाँ पर आपको, अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। इसमें इसको पहले तो मैंने बताया नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है कि नहीं भाई? अब जैसे नॉन लिविंग के लिए क्या करेंगे, टेबल, चेयर, बेड, है कि नहीं? इन सब के लिए किसका यूज करेंगे भाई, न्यूटर जेंडर का प्रयोग करेंगे। हाउस, ये डॉट डॉट, जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। तो जेंडर डिफाइन हो गया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ये 4 टाइप के जेंडर होंगे, ये आप समझ गए होंगे। अब इनके कुछ विशेष बातों को हम लेकर के चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये आप नोट कर देखिए, जब भी सेशन को देखिए आप पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करते चलिए, क्योंकि सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आपकी हर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू रख करके इस टॉपिक को तैयार किया जाता है कि कोई भी उस पर पर्टिकुलर टॉपिक मिस होने ना पाए, कोई भी एक छोटी सी भी छोटी चीज़ वहाँ से मिस होने ना पाए उस टॉपिक से। इस पर्पज से ये वीडियो आप तक पहुँचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम कहते हैं कि ये जो जेंडर है इनको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें नोट नंबर फर्स्ट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि सभी छोटे छोटे जीव जंतु, हमने क्या कहा भाई, सभी छोटे छोटे जीव जंतु ये किस में माने जाते हैं भाई, ये आपके न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं, जंतु न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बात करें हम, यानी कि हमने कहा छोटे छोटे जीव जंतु किसमें मानेंगे, न्यूटर जेंडर मानेंगे। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में आंट का जेंडर पूछ लिया, इसका जरा जेंडर बताइए आपको क्या है भाई। यदि इसका पूछ लिया फ्रॉग का जेंडर बताइए, बटरफ्लाई का, आपसे ऐसे दे देता है, क्वेश्चन दे देता है और इनके जेंडर पूछ लेता है, इनको किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक, बटरफ्लाई। तो हमने कहा कि छोटे छोटे जीव जंतु आपको किस में माने जाते हैं, न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। जैसे चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, ये किस में माने जाएंगे, न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? ये बात समझ में आई, कुछ हजम हुआ कि नहीं भाई, जरा स्पष्ट करिए आप लोग, बताइए, तब हम आगे चलते हैं। बोलिए भाई, चले चलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर आपसे टॉपिक पूछ लिया जाता है
लिखिए द डोंकी रेज्ड his tail. The donkey raised his tail and run away. अब इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब इसको आपका अंडरलाइन पार्ट दे देगा यहाँ पर ये। अब इसमें आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन इट्स, दूसरा ऑप्शन हिम, तीसरा ऑप्शन इट, चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। ये आप करेक्ट करिए भाई। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना करके आपसे गलती पूछता है तो क्या करेंगे भाई। अब डोंकी क्या है जरा बताइए। गधा, गधा क्या है। तो ये आपको इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। हिज को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इट्स को। द डोंकी रेज्ड इट्स टेल, यानी कि अपनी पूंछ को उठाया और क्या किया, भाग गया। ठीक है भाई, चले भाई, ये आप जानते रहिए, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बनता है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था भाई। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर बनता है कि सभी जो देशों के नाम है, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सभी देशों के नाम। अब पूछेगा, अभी मैं कैसे बताता हूँ आपको, कैसे एग्जाम पूछता है। जैसे वायुयानों का नाम, वायुयानों का नाम, ध्यान दीजिए, इन सबको नोट करते चलिए भाई। क्या सभी देशों का नाम, वायुयानों के नाम, या फिर हम कह दें गाड़ियों के नाम, क्या, गाड़ियों के नाम। ठीक है भाई। अब इसी में आपका पानी के जहाजों के नाम, पानी के जहाजों के नाम, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। अब सभी देशों के नाम, वायुयानों के नाम, गाड़ियों के नाम, पानी के जहाजों के नाम, इनको हम किस जेंडर में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में माने जाते हैं। किस जेंडर में माने जाते हैं, फेमिनिन जेंडर में माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जैसे इंडिया की बात आ गई, आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, तो इंडिया आ गया, तो इंडिया का जेंडर क्या है, अमेरिका का जेंडर क्या है, अमेरिका के जेंडर क्या है। इसी तरीके से मैं कह दूं गंगा गोमती एक्सप्रेस, गंगा गोमती एक्सप्रेस, इसको जरा बताइए इसका जेंडर क्या है, बोलिए भाई। अब इसी तरीके से कह दें इंडियन एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन, इनका जेंडर क्या है, तो बताइए दोस्तों क्या है जेंडर इनका। आपसे ऐसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया, अमेरिका, गंगा गोमती एक्सप्रेस, इंडियन एयरलाइन, इनमें आपका ऐसे नाउन, इनका जेंडर क्या होता है। तो जेंडर आपको डिफाइन करना होगा कि सभी देशों के नाम, वायुयानों के नाम, गाड़ियों के नाम, या पानी के जहाज़ों के नाम। जैसे विक्रांत दे दें, पानी के जहाज है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको इनका नाम किस जेंडर रखेंगे, फेमिनिन जेंडर माना जाता है। ये आप पॉइंट नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टॉपिक, छोटे छोटे जीव जंतु किस में माने जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर माने जाएंगे। अब यहाँ पर यदि सभी देशों के नाम, वायुयानों के नाम, गाड़ियों के नाम, पानी के जहाजों के नाम किस जेंडर माने जाते हैं, फेमिनिन जेंडर माने जाते हैं। आइए आगे चलते हैं भाई। जी, अब इसी तरीके से जो थर्ड नंबर टॉपिक है आपका, थर्ड नंबर टॉपिक समझिए, वो कहता है जैसे कि जो आकार में क्या हूं, बड़े हूं, क्या हूं भाई, आकार में बड़े हूं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, आकार में बड़े हूं, आकार में बड़े हूं, या फिर जिनके अंदर क्या हो, इमोशन ना हो, यानी कि कठोरता हो, कठोरता, ध्यान दीजिए भाई, कठोरता का भाव, कठोरता का भाव, यानी जिसको हम कह सकते हैं निर्दयता का हो। ठीक है भाई, क्या हो, आकार में बड़े हों या फिर कठोरता का भाव प्रकट करते हों, किस जेंडर में माने जाएंगे,
मैस्कुलिन जेंडर में माने जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। कैसे, आप समझिए दोस्तों, कठोरता का भाव। अब पर्वत का नाम आ गया, यानी बड़े बड़े पर्वतों के नाम हैं, यानी बड़े बड़े पर्वत हैं, ये कैसे होता है, कठोर होते हैं कि नहीं, बड़े आकार में होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। अब कठोरता का भाव, जैसे हम कह दें डेथ, क्या है, अब इस डेथ का, इसका जेंडर बताइए क्या है भाई, डेथ। तो आपका दिमाग यहाँ से गनचक्कर हो जाएगा कि सर जी डेथ का भी कोई जेंडर होता है। बिल्कुल होता है डेथ का जेंडर। डेथ का जेंडर क्या होता है आपका, मैस्कुलिन जेंडर होता है, क्योंकि मृत्यु जब भी आती है वो कभी भी एक क्षण के लिए रुकती नहीं है, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी इमोशन नहीं होता, फीलिंग नहीं होती। दैट इज योर मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे पुरुष को माना जाता है कि वो पुरुष हमेशा कठोर दिल के होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर किसको रखा, मैस्कुलिन जेंडर मैन को रखा। ठीक है भाई, समझ में आया। अब बड़े आकार की बात कर रहा है, तो बड़े आकार में और क्या हो सकता है भाई, वाटर बड़ा आकार में है कि नहीं। अब वाटर का जेंडर पूछ लिया, क्या बताएंगे, माउंटेन का जेंडर पूछ लिया, क्या करेंगे, बोलिए भाई। तो इन सब का आप इसी तरीके से सन का पूछ लिया, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, सन आपको क्या है भाई, बड़े आकार में भी है और क्या है, कठोरता का भाव भी रखता है। तो इसको हम किस जेंडर में रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। अब इसी के अपोजिट जो दूसरा पॉइंट है कि आकार में जो छोटे हों, क्या हो, आकार में छोटे हों, और दूसरी तरफ जो कोमलता का भाव रखते हो, यानी कि जिनके अंदर दया का भाव, कोमलता का भाव या फिर दया का भाव, दया का भाव, ऐसे नाउन का जेंडर क्या होता है भाई, बोलिए। ऐसे नाउन का जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर। क्या माना जाता है, फेमिनिन जेंडर माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। फेमिनिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। अब यहाँ से आपका दिमाग घनचक्कर होने वाला है। जरा आप बताइए मून का जेंडर क्या है, मून का जेंडर क्या है। तो अब आप कहेंगे सर जी चंदा मामा होते हैं, है कि नहीं। अब आप चंदा मामा के रूप में आप मैस्कुलिन जेंडर लगा करके चले आएंगे। ऐसे ऐसे तो आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में आपको उल जाता है कि नहीं। आप बताइए मून क्या है, भले ही आकार में छोटा ना हो सकता है छोटा भी हो, ठीक है, लेकिन क्या है उसके अंदर कोमलता का भाव है, दया का। मून को हमेशा प्रेजेंट सेंस में, यानी कि बहुत ही अच्छा सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको जेंडर किस में रखा गया है, फेमिनिन जेंडर। जैसे कि महिलाओं या लड़कियों को बहुत सुंदरता का प्रतीक माना जाता है और इनको फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है, इसी तरीके से मून को भी किस में रखा गया है, फेमिनिन जेंडर में रखा गया। तो चंदा मामा नहीं, चंदा मामी, है कि नहीं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा भले ही बचपन से हमारी माँ ने, यानी हम सबकी माँ ने, एक ही दादी नानी ने एक ही कहानियाँ सुनाई कि चंदा मामा चंदा मामा, तो वो चंदा मामा नहीं, उसका जेंडर क्या है, चंदा मामी है। ठीक है भाई, चले। इसी तरीके से आपको बात करें तो आपका आता है लाइफ। बताइए भाई लाइफ क्या होता है, सबसे अच्छा होता है कि नहीं। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अर्थ, बोलिए भाई, अर्थ, है ना। अब इसी तरीके से आपको कह दें आई, आंख सबकी प्यारी होती है, सबसे अच्छा स्प्रिंग, स्प्रिंग जानते हैं ना, ऋतु, ये आपको किसमें माना जाता है, इन सब का जेंडर होता है आपका फेमिनिन जेंडर। पूछे गए क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट टॉपिक ये से उठ करके आए हैं, आप उठा करके देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों। तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, यदि हमारे सेशन पर अभी नए जुड़े हो तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए सबसे पहले, और सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको यहीं मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलने वाले दोस्तों, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। चले ये आइए ले चलते हैं आगे, आपको ये समझ में आ गया। तो देखिए जो नोट में हमने आपको 3-4 टॉपिक बताया, उसमें पहला टॉपिक ये था कि छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनको जो है हम न्यूटर जेंडर माने जाते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक ये बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आकार में क्या होते, या फिर हमने बताया कि सभी देशों के नाम, वायुयानों के नाम, गाड़ियों के नाम, पानी के जहाज़ों के नाम, इनका जेंडर हमेशा क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। फिर तीसरा टॉपिक हमने बताया दोस्तों
कि आपका जो कि यहाँ पर जो आकार में बड़े हों और कठोरता का भाव रखते हो, जिनके अंदर मोशन ना हो, उनको हम किस जेंडर में रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। और जिनके अंदर कोमलता हो और आकार में छोटे हों, इनको हम किस में रखते हैं? वो आपको फेमिनिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम ले चलते हैं आपको कैसे हम लोग जेंडर चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेंडर कैसे चेंज किया जाता है ये आप समझिएगा दोस्तों। चलो, तो आप लोग जैसे कि आप लोग जेंडर चेंज करना जानते हैं, यानी कि हस्बैंड का, वाइफ, मैन का, मैन, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो कुछ विशेष जो मुख्य बातें हैं उनमें मैं आपको लिखाने चल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा भाई, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर, और इधर हम लिख देते हैं फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। ये अब इसमें जरा देखिए, जरा आप लोग ये बनाइए मास्टर, कुछ गिने चुने आपको टॉपिक दे रहा हूँ मास्टर, इसका आप जेंडर चेंज करिए। बनाइए भाई इसका मास्टर का, बनाइए। इसी तरीके से आप बनाइए विजार्ड, विजार्ड, विजार्ड मीन्स जानते हैं ना? विजार्ड मीन्स चुड़ैल होता है। चुड़ैल क्या होता है भाई? बनाइए इसको, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक दे रहा हूँ भाई, बनाइए। इसी तरीके से मॉन्क, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका आप फेमिनिन जेंडर में चेंज करिए, मॉन्क। ठीक। विडो, विडो, विडो में जानते हैं? विधवा, बनाइए। एक्टर, एक्टर, तो मास्टर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस, MISTRESS, ध्यान दीजिएगा, मिस्ट्रेस होता है भाई। ठीक। अब इसी तरीके से विजार्ड, जरा इसको बनाइए, विजार्ड क्या होगा? विच, WITCS, विच। मॉन्ग क्या होता है? मॉन्ग का होता है नन, नन। विडो का विडोवर, आप लोगों ने विडो पढ़ा होगा, विडोवर होता है कि नहीं भाई? इसका एक्टर का एक्ट्रेस। तो इन सब बातों को आप जानते रहिए कैसे हम इनका जेंडर चेंज करते हैं। मास्टर, मैस्ट्रेस, विजार्ड, विच, मॉम, नन, विडो, विडोवर, एक्टर, एक्ट्रेस। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए कुछ जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके बनाए जाते हैं, जैसे कि हम देखिए दोस्तों, कॉक स्पैरो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं टॉपिक लिखता हूँ। जैसे हम कहते हैं कॉक स्पैरो, इसको बनाइए जरा भाई, कॉक स्पैरो को बनाइए। ऐसे तरीके से बनाइए बुल कॉल्फ, ये आपसे पूछा जाता है भाई, कॉक स्पैरो का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? बुल कॉल्फ का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो कॉक का क्या होता है भाई? कॉक का हेन होता है कि नहीं? हेन स्पैरो। ये आपके कंपाउंड नाउन से बने। बुल के क्या होता है? बुल का होता है आपका काऊ, काऊ कॉल्फ, है कि नहीं? बात समझ आ रही नहीं भाई कुछ? बोलिए। जैसे हम कह दें आपका, इसी तरीके से आपका मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट याद करिए, बनाया था इसको, इसको बनाइए जरा भाई, मैन सर्वेंट को, तो क्या हो जाएगा? वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। तो ये कुछ आपके कंपाउंड नाउन है जिनको हम जेंडर इस तरीके से बनाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए, इसी में अगर आपको दे दिया जाए पीकॉक, पी
कॉक, इसको जरा बनाइए भाई, पीकॉक का, बताइए क्या हो जाएगा? पीकॉक मीन्स, इसी तरीके से इसको पिक हेन हो जाता है, क्या हो जाता है? हेन, पिक हेन यानी कि मुर्गी। ठीक, समझ में आ गया ये? चलिए आगे चलते हैं भाई, इनको नोट कर लीजिएगा किस तरीके से चेंज किया जाता है। बाकी आप लोग चेंज जैसे मैन का वुमेन, गर्ल बॉय का गर्ल्स, ये आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको हमने बता दिया। जैसे कि आपको एक और देते हैं, गॉड का कैसे बनाएंगे? गॉड, गॉड का बनाइए, बताइए भाई। हेयर का बनाइए, हेयर का बनाइए, ये दो टॉपिक बनाइए भाई। ठीक, जायंट का बनाइए, जायंट का बनाइए, लायन का बनाइए इनका। तो ये आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में बनाइए, बना करके भेजिए कि किस तरीके से इनका बनेगा। गॉड का कैसे बनता है? गॉड का गॉडेस बनता है, गॉड का गॉडेस। हेयर का हेयरिस, जायंट का जायंटिस, जायंटिस, है कि नहीं भाई? बोलिए। लायन का लायनेस, सही है? बताइए भाई जरा। तो देखिए LIONESS, तो इनका क्या है? जेंडर। ये कैसा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। ये कैसा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। तो जेंडर समझ में आ गया भाई? बोलिए, जेंडर समझ में आ गया किस तरीके से चेंज किया गया? तो जेंडर हमने बताया 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर पुरुषवाचक, और फेमिनिन जेंडर स्त्रीवाचक, कॉमन जेंडर यानी कि जिसको हम कह सकते हैं उभयलिंग या सामान्य, या फिर न्यूट्रल जेंडर को हम क्या कह सकते हैं? जो आपको नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज किया जाए। ठीक, अब ये आपके मैस्कुलिन जेंडर के नाउन हैं और इनको फेमिनिन जेंडर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि इनको बांटना है तो गॉड, हेयर, चाइल्ड, ये कुछ विशेष हमने टॉपिक लिखे हैं। इन टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। बात समझ आ गई दोस्तों? चलें आगे ले चले। अब ले चलते हैं आपको नंबर के। नंबर आपने देख लिया है कि नहीं भाई? कल हमने नंबर देख लिया। आइए देखते हैं अब केस। सबसे अच्छा टॉपिक है केस। देखिए इनका यूज, जेंडर की यूज कहाँ होता है? जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं जेंडर की यूज कहाँ किया जाता है, तो जेंडर के यूज जब आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रोनाउन के टॉपिक में जब हम जेंडर, हमको पता होना चाहिए कि गॉडेस है, गॉडेस के लिए ही लगाएं या सी लगाएं, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या लगाना है। बात समझ में आ गई? तो ये जेंडर डिफाइन होता है। वहाँ पर आपको कि चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। जैसे हमने कह दिया, देखिए अब यहाँ पर गॉड इज प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर, है कि नहीं? अब भगवान हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं गॉडेस। अब यहाँ पर गॉडेस प्रेजेंट इज एवरीवेयर, ही, अब यहाँ पर इसके बाद ही लिख करके यहाँ पर बात को आगे बढ़ाना चाहे, ही wants, he wants everything, everything is will happen in the, happen in the world। ये बात हमने लिख दी यहाँ पर, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कह दूंगा गॉडेस, हमने क्या कह दिया? गॉडेस, गॉडेस। अब यहाँ करेंगे गॉडेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर
इसके बाद अब यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज करना है वो ही यूज करे या फिर सी यूज करे, वो आपको डिफाइन करना होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर गॉडेस आपका क्या है, गॉडेस आपका फेमिनिन जेंडर का नाउन माना जाता है, उसके लिए आपको ही लगाना है या सी आप डिफाइन कर लीजिए। तो स्वाभाविक से कैसे लगाएंगे, सी। ये गलती आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये पार्ट तो आपका प्रोनाउन का है, लेकिन इंटरलिंकिंग किससे है, ये लिंक आपका इस नाउन के टॉपिक से है, यानी कि एक दूसरे से चीज़ें मिली हुई हैं, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम कहते हैं दोस्तों, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलिए, कोई भी टॉपिक मिस होने ना पाए। आइए ले चलते हैं हम आपको आगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, बोलिए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। चलिए, कल हमने सिंगुलर प्लूरल देख लिया था, अब आते हैं, ले चलते हैं केस की तरफ। केस, केस में जानते हैं क्या होता है, कारक होता है। क्या होता है, कारक। केस में क्या होता है भाई, कारक। अब ये कारक क्या है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी कारक होते हैं। कारक मीन्स जैसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव। सब्जेक्टिव केस को और क्या कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, है कि नहीं। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस कहते हैं भाई, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव केस। अब इसी में आपका देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इसी में आपका एक जुड़ता है वोकेटिव केस। क्या जुड़ता है, वोकेटिव केस, ठीक है भाई। ये अब ये क्या है, केस क्या है, कारक क्या है, इनका क्या रोल है, इनका क्या भूमिका है आपके इंग्लिश ग्रामर में, ये समझना है दोस्तों। यहाँ से कुछ पॉइंट आपके निकल कर आते हैं। जैसे कि ये सब्जेक्टिव केस क्या है भाई, नॉमिनेटिव केस है, यानी कि इसको सब्जेक्ट के रूप में जो चीज़ें प्रयोग की जाए वो आपका कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि हम कह दें यदि सब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, और ये उसके बाद वो, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं। जब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जब मिल करके बनता है तो ये आपका एक क्या बनता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। और ये सेंटेंस का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेंटेंस। अब इसका निर्माण हुआ तो ये जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले केस, सब्जेक्ट के स्थान को पर प्रयोग होने वाले शब्द को किस केस में रखते हैं, इसका प्रयोग हम जानते हैं। तो इसको किसको केस में, सब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को किस केस में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बात को समझ में आ गया दोस्तों। सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के स्थान प्रयोग होने वाले शब्द को ऑब्जेक्टिव केस में रखना ही सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम कह दें, देखिए भाई, ऑल स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ऑल स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसका केस कैसा होगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस। ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है दोस्तों। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर चेंज किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं सर जी, सर ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक दूसरे को क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। बस थोड़ा सा केयर करना,
यही चेंजिंग आपको किससे जोड़ता है, एक्टिव और पैसिव से जोड़ता है। थोड़ा सा यहाँ मैं निष्कर्ष कंक्लूजन देना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर चेंज किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट, वर्ब अपनी जगह पर, इसको क्या रख दिए, सब्जेक्ट। ये है कि नहीं, सब्जेक्ट यहाँ चला गया। अब समस्या क्या उत्पन्न हो गई, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला केस कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। क्या होना चाहिए इसको, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कुछ, इसका जो अभी तक केस सब्जेक्टिव होना था, अब यहाँ पर इसका केस कैसा है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका केस कैसा होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आंखें कुछ खुल गई। तो इस तरीके के केस का बहुत ही अहम रोल है, सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है दोस्तों, वी यूज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड यूज केस इन सब्जेक्टिव केस एंड दैट वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी गेट यूज ऑब्जेक्टिव केस। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो इनको हम किस में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे और इनको सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि आइए इनको बताते हैं, इनको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब रीड है, प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज रेड बाई ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज इज रेड बाई ऑल स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस। ठीक है भाई, ये प्रोसेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए अब चर्चा करते हैं पॉजेसिव केस की। अब ये पॉजेसिव केस क्या है, जरा बताइए भाई, पॉजेसिव केस क्या है, बोलिए। पॉजेसिव केस कैसा यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये पॉजेसिव केस क्या है, पॉजेसिव मीन्स होता है संबंध बताना या फिर अधिकार प्रकट करना, प्रकट करना, ये होता है संबंध बताना या अधिकार प्रकट करना, ये होता है आपका पॉजेसिव केस। अब संबंध बताना या अधिकार प्रकट करना, जैसे कि हम कह दें राहुल्स बुक, ये राहुल्स बुक। अब यहाँ पर क्या है भाई, राहुल पर हमने अपॉस्ट्रोफी यस लगाया है, इसका महत्व तो आप समझिएगा। बुक ये क्या है, नाउन, ये क्या है, पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस को यूज हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं, तो ये नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है। और क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, राहुल की किताब। अब ये जो की शब्द है, ये जो अधिकार शो कर रहा है, राहुल की किताब, किताब किसकी, राहुल की, तो राहुल का किस पर अधिकार है, राहुल के साथ किताब का संबंध है। इसी तरीके से कह दें राम्स कार, है कि नहीं, तो किसकी कार है, राम की कार, कार पर राम का अधिकार है, दैट इज योर पॉजेसिव केस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द कार ऑफ राम, है कि नहीं, द कार ऑफ राम। ये बात समझ में। अब देखिए पॉजेसिव केस को हम तीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, देखिए समझिए आप, तीन तरीके से कौन सा है भाई, कैसे, देखिए मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा। पहला केस ये है कि पॉजेसिव केस को हम यू एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा बनाए, किसके द्वारा बनाए, एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा। दूसरा हम एपॉस्ट्रोफी के द्वारा बनाए, किसके द्वारा, एपॉस्ट्रोफी के द्वारा। तीसरा हम बनाए ऑफ के द्वारा। इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पॉजेसिव केस तीन तरीके से बनाया जाता है, एक एपॉस्ट्रोफी यस के द्वारा, एक एपॉस्ट्रोफी के द्वारा, एक ऑफ के द्वारा। अब ये क्या है, अब ये है दोस्तों, एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कहाँ करेंगे, एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर ना तो किसी भी शब्द के, जहां पर भी लगाना है उस शब्द में ना तो लास्ट में यस आए
और ना ही यस की साउंड आए, यानी कि ध्वनि आए, वहां पर किसका यूज करेंगे? एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कुछ? जहां पर ना तो एस आए और ना ही एस की साउंड आए, वहां पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा राम कार, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लगाएंगे? एपॉस्ट्रॉफी एस। देखिए राम में ना तो आर आया, ना तो सा आया, ना ही एस आया, ना ही एस की साउंड आई। ये जैसे हम कह दें एडवाइस, जैसे हम कह दें दोस्तों एडवाइस, देखिए यहाँ लिख रहा हूं भाई, समझिए। जैसे कि आपका कोई यस वाले शब्द बताइए भाई, यस वाले कोई शब्द बताइए। जैसे देखिए लिखता हूं जस्टिस, जस्टिस से, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या आया? यस तो नहीं आया, लेकिन यस की साउंड तो आई, यस की साउंड तो आई, जस्टिस से। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको लगा करके गलती देगा इस तरीके से, जस्टिस पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगा देगा। इसकी वजह से क्या होगा? ये गलत होगा। क्या होगा? जस्टिस, इसको एपॉस्ट्रॉफी लगाइए से, ये आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर किसी भी शब्द में, यानी लास्ट में ना तो यस आए और ना ही यस की साउंड आए, वहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग जहां एस आए और यस की साउंड भी आए, यस की साउंड आए, वहां क्या यूज करते हैं भाई? एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जहां यस आए और यस की साउंड आए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग हम सजीव, देखिए एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग सजीव और निर्जीव, एपॉस्ट्रॉफी यस और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं। और देखिए वीडियो को अगर एक बार ना समझ में आए तो बार बार रिमाइंड करके देखिएगा, वास्तव में समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी। हमने कहा एपॉस्ट्रॉफी यस और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग सजीव के लिए भी किया जाता है, जबकि ऑफ का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। ऑफ का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको लिख लीजिएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है भाई, अब इसको हम कार, द कार ऑफ राम लिख सकते हैं कि नहीं भाई? द कार ऑफ राम, तो यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग है कि नहीं? नॉन लिविंग के साथ हम संबंध बताने का काम किए, तो आप यूज कर दिए कि नहीं यहाँ पर? और यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग कर दिए। तो आप समझिए इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? लिविंग के साथ करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? नॉन लिविंग के साथ, यानी कि इसका नॉन लिविंग के साथ और इनका आपका लिविंग के साथ। बात समझ में आ गई? इनका यूज करेंगे भाई, बोलिए। ये वोकेट आ गया समझ में। अब रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस कैसे बनता है आज इनको समझते हैं एक ब्रीफ में, कल इनको हम ले चल के इनका यूज देखेंगे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव केस आपको जैसे कि सेल्फ और सेल्फ लगा करके बनते हैं। देखिए दोस्तों, यस ई एल एफ और या फिर यस ई एल वी ई एस लगा करके जो आपको बनाया जाए वही आपको क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस होता है। अब जैसे हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, है कि नहीं? हिम सेल्फ, ये क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव केस है। ये सेल्फ और सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव केस शो करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम लोग इसका यूज देखेंगे, प्रैक्टिस में देखेंगे। वोकेटिव केस क्या है?
वोकेटिव केस आपका होता है संबोधन करना। क्या होता है? संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कैसे किया जाता है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेकर के बुलाइए इस तरीके से, राम कम हियर, कम हियर। तो ये क्या है भाई? ये आपका कैसा केस है? वोकेटिव केस है। राहुल गो देयर, ये क्या है आपका? वोकेटिव केस है दोस्तों। और यहाँ पर कोई भी बात यहाँ पर नहीं दी गई। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। कुछ बातें हैं रिफ्लेक्सिव केस में, इनका कैसे बनाया जाएगा कल इस बात पर चर्चा होगी दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।